न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया स्पेशल प्रोग्राम का, जो कि डॉक्टर्स और हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम है। यानी कि हर सैटरडे और संडे को हम आपके लिए दोपहर 3 बजे लेकर के आते हैं हेल्दी इंडिया का वो कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद रहता है और अलग अलग बीमारियों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, ताकि आप तक उन तमाम जानकारियों को पहुंचाया जा सके कि किस डॉक्टर के पास किस समय पर किस इलाज के लिए आपको पहुंचना चाहिए और किस बीमारी से जुड़ा हुआ कैसा इलाज आपको करवाना होता है। तो आज का विषय हमने चुना है थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि इन दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे सर्दियों का मौसम आते ही लोगों के गले में खासतौर पर दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। वायरल इन्फेक्शन भी इसे हम कह सकते हैं, या थ्रोट इन्फेक्शन, जिसमें अलग से भी संक्रमण होता है। अब ये अलग अलग संक्रमण कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन के मामले क्यों सामने आते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर से भी इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गले में संक्रमण को थ्रोट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। गले में इन्फेक्शन होना एक आम समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकती है। ये संक्रमण वायरस या बैक्टीरिया दोनों कारणों से हो सकती है। आमतौर पर वायरल संक्रमण की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन बैक्टीरियल संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का सुझाव दिया जाता है। अधिकतर मामलों में ये समस्या बूढ़े या बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। गले में इन्फेक्शन की समस्या एक व्यक्ति को कई कारणों से परेशान कर सकती है, जिसमें मुख्य रूप से सर्दी, वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, खान-पान, परफ्यूम, इत्र, प्रदूषण, किसी विशेष खुशबू या बदबू से एलर्जी, गले में चोट लगना शामिल है। कुछ बातों का विशेष ख्याल रखकर, सावधानियों को बरतकर इस समस्या से बचा जा सकता है। वहीं अगर आप भी जानना चाहते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन के लक्षण होते कैसे हैं, तो इन संकेतों से आप भी समझ सकते हैं। गले में दर्द और खराश, निगलने में दर्द एवं कठिनाई होना, टॉन्सिल में सूजन और दर्द, आवाज में कर्कशता, बुखार और खांसी भी हो सकती है। गले का लगातार सूखना, जबड़े और गर्दन में दर्द, सर में दर्द। अगर आपको भी गले में दर्द या खाने पीने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो नजदीकी ईएनटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलकर थ्रोट इन्फेक्शन है या नहीं ये जान लेना चाहिए, जिससे आपको सही समय पर सही इलाज मिल पाए। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको पौष्टिक आहार खाना चाहिए और सिगरेट और अल्कोहल से भी बचने की जरूरत है। पीने के पानी में भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल ही सबसे बेहतर बताया जाता है, जिससे आपका गला बिल्कुल ठीक रहे। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। गले में संक्रमण को थ्रोट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने रिपोर्ट तो देख ली, अब हम आगे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने डॉक्टर से मिलवा देती हूँ, जो आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पर स्पेशल बुलेटिन में जुड़ रहे हैं और साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ललित वर्मा जी, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर सलील अग्रवाल, ईएनटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर अमित प्रकाश, ईएनटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही जो डॉक्टर्स अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको भी हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, क्योंकि हम हेल्दी इंडिया में बात करेंगे आपके सेहत को लेकर के, और सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ कॉलर्स अभी से जुड़ने शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कॉलर्स के ही सवालों से शुरू कर लेती हूँ। मेहताब आलम इलाहाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। मेहताब जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मुझे गले में खराश रहती है जी, और इसके जब मैं सोता हूँ तो खराटे आने लगते हैं। तो ये कफ ऐसा फील होता है कि कफ है,
और खराटे आते जैसे बड़ी परेशानी है मेरे लिए। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब डॉक्टर ललित वर्मा जी सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगी। हाँ, क्या ये आपको हमेशा बना रहता है या कभी 2-4 दिन से अभी हुआ है रिसेंटली? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, हमेशा जब भी मैं सोता हूँ मेरी वाइफ बताती है कि बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, उसने वीडियो भी बनाया। हाँ। तो लगातार खराटे आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उसमें हम कई बार दूरबीन से हमें देखना पड़ता है कोई साइनस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नाक के अंदर कोई संक्रमण तो नहीं है, या नाक में कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं बढ़ गया है। कई बार हमारा तालू इतना बढ़ जाता है, वो लटकने लगता है, उससे भी खराटे वगैरह आने लगते हैं। साथ में कई बार ओबेसिटी वगैरह होने की वजह से भी हमारी जीभ इतनी मोटी हो जाती है कि रात को सोते हुए टंग फॉल करती है, उसकी वजह से भी खराटे वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिना जांच किए हुए इसके बारे में बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट इसके लिए आप एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर जांच वगैरह कराएं। हो सकता है कि आपको कोई साइनस की प्रॉब्लम हो या कोई ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो उसको प्रॉपर देखने के बाद ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर बार बार गला खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, तो कई बार उसमें साइनस वगैरह का इश्यू भी हो सकता है, जिसकी वजह से कि एक रिकरेंट इन्फेक्शन आपको बना रहता है। तो आप कृपया करके ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं और अपना जांच कराएं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए, आपको ये जानकारी जो डॉक्टर ललित वर्मा जी ने दी है, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा। आप नियर बाई ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपको सही समय पर सही इलाज मिल सके। अब नेक्स्ट कॉलर का भी हम रुख कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर आदर्श मेहंदी झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, पिछले 2 हफ्ते से जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। पिछले 2 हफ्ते से मेरी आवाज में बदलाव आ गई है जी, और दर्द भी रहता है और बार बार कफ टाइप का हो जाता है और गले सूखता है, गला सूखता है। ठीक है, आप कॉल पर बने 2 रहिएगा। हफ्ते से। जी, डॉक्टर अश्विनी जी आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अश्विनी, गुड आफ्टरनून। सो रिसेंट प्रॉब्लम है इनकी, गला सूखता है, आवाज़ में परिवर्तन आना, गले में दर्द होना। तो दो तीन मुख्य कारण हो सकते हैं इनके बीमारी के। एक तो लोकल इन्फेक्शन, लैरिंग्स का इन्फेक्शन, जिसको लैरिंजाइटिस बोलते हैं हम लोग। आवाज़ को ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा ज़ोर से बोलना, चिल्लाना, उसकी वजह से भी गले में दर्द हो जाती है। और कभी कभी हमारे देखा गया है कि एसिडिटी के कारण, रिफ्लक्स होने के कारण आपके गले के जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस जो डिब्बी है, बोलने की जो डिब्बी है, वहाँ पे सूजन आने के कारण आवाज़ में परिवर्तन आता है। तो पानी का इंटेक कम होना, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, कॉफ़ी, टी, अल्कोहल इंटेक, अगर धूमपान का सेवन करना है तो इसको कम करना पड़ता है हमें। और हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी होती है, वॉइस स्ट्रेस देना पड़ता है। मैनी अ टाइम्स देखा गया है कि लोग जब गला ख़राब होते हैं तो गार्गल्स ज़्यादा करते हैं, उसके कारण वो आवाज़ के तारों पे ज़्यादा जोर पड़ती है और गला और ख़राब हो जाता है। तो गर्म पानी के भाप लेना इज़ बेटर देन डूइंग गार्गल्स। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लोकल घरेलू उपचार से भी आपका गला ठीक हो सकता है। अगर परसिस्टेंट फीवर रहती है, आपको गला आवाज़ में ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, तो एक बार दूरबीन की जांच करनी पड़ती है, जिसको हम लोग लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं। इसमें ये पता लगाने के लिए कि बोलने की तारों पे कहीं सूजन तो नहीं आ गई है, कहीं पॉलिप्स तो नहीं बन गया है, नोड्यूल तो नहीं बन गया है, उसको देखना पड़ता है। तो इसलिए जो नियर बाई ईएनटी सर्जन हैं उनको एक बार दिखाइए और इसका इलाज कराइए। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल चुका होगा। और देखिए, जिस तरह आदर्श जी अभी डॉक्टर अश्विनी ने भी आपको बताया कि कोशिश कीजिए आप स्टीम लीजिए गागल के बजाय, क्योंकि डॉक्टर का यही कहना है कि आपके थ्रोट पर इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इस वजह से आपके वोकल में बदलाव होता है, यानी कि आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत बदल जाती है। और इसी के साथ हम अब अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं करना चाहूँगी डॉक्टर सलील अग्रवाल जी से। डॉक्टर सलील, क्योंकि हमने देखा है थ्रोट इन्फेक्शन, जी नमस्कार सर, हमने ये अक्सर देखा है कि थ्रोट इन्फेक्शन किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है, लेकिन सर्दियों का मौसम कॉमन होता है, ये इस मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सर्दियों में हमारे गले की सेहत बनी रहे? मैम, सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि सर्दियों में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, हमारे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो जनरली जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्रेचेस में रहते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे से संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है, नंबर 1। दूसरा, लोग अपना ख्याल नहीं रखते, बिकॉज थोड़ा सा गर्माइश रखना, उससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम सर्दियों में ले रहे हैं, अच्छे गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं, जी तो ना चाहते हुए भी ये संक्रमण बहुत जल्दी आपके गले में पकड़ा जाता है और उसके बाद परेशानी बढ़ जाती है। तो ये वायरस मोस्टली सारे जब चेंज ऑफ सीजन है उसमें बढ़ता है। दूसरा, पॉल्यूशन लेवल चेंज ऑफ सीजन में बढ़ जाता है, स्मॉग लेवल बढ़ जाते हैं, तो वो अगेन आपको एलर्जिक कफ स्टार्ट हो जाता है, विच अगेन बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर अमित का भी मैं रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर अमित प्रकाश हमारे साथ ENT एक्सपर्ट है। डॉक्टर अमित, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम नज़रअंदाज करते हैं, हमारी गलतियों की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन होता है, लेकिन अमूमन तौर पर जब वायरस की हम बात करते हैं तो वायरस भी बताया जाता है कि अलग अलग प्रकार के संक्रमणों की वजह से भी हो सकता है आपको थ्रोट इन्फेक्शन। कई बार सिर्फ वायरल है, नॉर्मल वायरल की वजह से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस है जो कि पूरी तरीके से आपके वोकल कॉर्ड्स को इफेक्ट कर देते हैं, या फिर पूरे थ्रोट में ही आपके इन्फेक्शन अगर पैदा हो जाते हैं। टॉन्सिल्स को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो ये इन वायरस के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि टॉन्सिल है, वायरल है, वायरस हुआ है, ये हम फ़र्क कैसे पहचान पाएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, यूजुअली ज़्यादातर इन्फेक्शन वायरल ही होते हैं। इसके लिए पेशेंट को सबसे पहले, क्योंकि पहले 5 दिन अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन 5 दिन या 7 दिन के अंदर में कंट्रोल हो जाता है तो ये ज़्यादातर वायरल होता है। और आपको इन्फेक्शन में थ्रोट पेन जो हो रहा है उसके साथ बॉडी एक भी हो रहा है, इसका मतलब ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जी यूजुअली वायरल 7 दिन के अंदर में आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर बैक्टीरियल होगा तो वो लंबे समय तक चलता है, तो उसके लिए फिर हम लोग को एंटीबायोटिक ऐड करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर मैंने आपसे ये भी पूछा कि अगर टॉन्सिल और क्योंकि आपने कहा कि बैक्टीरियल, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि टॉन्सिल्स बढ़े हैं या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, इसके बीच का हम फर्क बेसिक तौर पे समझना चाहेंगे। जी, तो देखिए, इससे अगर बहुत ज़्यादा हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कल्चर करा सकते हैं, और कल्चर कराते हैं बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, तो मेनली है या स्टैफ, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर ललित, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे हमने इतने सारे सवालों के जवाब तो समझे जाने, लेकिन थ्रोट इन्फेक्शन में हमें और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं इस बात पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि हमने देखा है लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, गागल भी कर रहे हैं, स्टीम भी कर रहे हैं, इसके अलावा जो प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए वो अवॉइड कर देते हैं। जैसे वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो फिर कई बार वो सिगरेट भी वो स्मोक भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है जब किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो? एक्चुअली जैसा कि लोग आजकल हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लोग बॉडी हाइजीन के बारे में बात करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स की हाइजीन के बारे में बात करते हैं, जनरलाइज्ड हाइजीन के बारे में बात करते हैं। वैसे ही हमारी एक थ्रोट हाइजीन होती है। थ्रोट हाइजीन को हम कैसे मेंटेन करें? थ्रोट हाइजीन अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पर उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। थ्रोट हाइजीन को अगर हम मोटे तौर पर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपने गले को हमेशा वार्म एंड मॉइस्ट रखें। वार्म एंड मॉइस्ट अगर गला रहेगा तो हमारे जो वायरल इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे थ्रोट की जो हेल्थ है, जो थ्रोट की म्यूकोसा है, वो हमेशा एक नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकती है। क्योंकि हमारे थ्रोट में जो नीचे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होती है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एक सिलेटेड म्यूकोसा होती है। अगर थ्रोट हमारा वार्म एंड मॉइस्ट रहता है तो वो काफ़ी सारे थ्रोट इन्फेक्शंस को हम कफ आउट करके बाहर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन है, उस कंडीशंस में भी हमें थ्रोट इन्फेक्शंस के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर हम कोई चिल्ड फूड या कोई ओवर कोल्ड, आइसी कोल्ड सब कुछ लेते हैं तो उस कंडीशन में वह जो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह होता है, वहाँ भी सिक्रीशंस काफ़ी थिक हो जाते हैं। जब हमारे थ्रोट सिक्रीशंस थिक हो जाते हैं तो उनको कफ आउट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन कंडीशंस में भी थ्रोट इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन जनरल अगर हम कहना चाहें कि हम अपनी हेल्थ अच्छा रखें, हम चिल्ड फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग भी हमारे
एयरवे मतलब जो म्यूकोसा है उसको हेम्पर्ड करती है, जो सिलेरी म्यूकोसिलेरी क्लियरेंस है उसको हेम्पर्ड करती है। उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन हमारे एड ऑन हो जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट भी वार्म एंड मॉइस्ट रहे। ड्राई इन्वायरमेंट भी कई बार थ्रोट इन्फेक्शन करता है। हम ओवर हीटर वगैरह रात को चलाते हैं, उससे म्यूकोसा हमारी सारी ड्राई अप हो जाती है, तो उससे भी थ्रोट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन जनरल कोल्ड अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, और ओवर हीटिंग रात में कोई अंगीठी वगैरह घर में चला के ना सोएं, वो काफ़ी हैजार्डस हो सकती है। अगर अदरवाइज़ तो इन जनरल हम नॉर्मल डाइट लें, मतलब हेल्दी डाइट लें, तो कोई इशू नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें बार बार होंगी। और डेली अपना रूटीन एक्सरसाइज वगैरह जरूर करना चाहिए। कि अगर लोग ठंड में एक्सरसाइज अवॉइड कर देते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और हम लैंड अप कर जाते हैं किसी इन्फेक्शंस में, तो उस सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम इस सवाल पर भी आएंगे डॉक्टर। इस बीच हमारे साथ अश्विनी कुमार एक कॉलर जुड़ चुके हैं पंजाब से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर लीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ आपको समय पे मिले और आप अपना सवाल पूछ पाए, जिससे आपको समय पे जवाब भी मिल जाए। हाँ जी। जी, ये गले में दर्द है 10-12 दिन से जी। ठीक है, और कोई दिक्कत आपको? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं, 10-12 दिन से दर्द है। बाकी मैंने 3-4 दिन दवाई ली थी, उससे ठीक हो गया था, दोबारा फिर हो गया दर्द। ठीक है अश्विनी जी, आप कॉल पर बने रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर अश्विनी कुमार मौजूद है, तो डॉक्टर अश्विनी जी आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अश्विनी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि सिर्फ गले में दर्द है कि फीवर भी आता है आपको, बॉडी पेन भी है, या सिर्फ ओनली गले में दर्द होता है, खाने में दर्द होता है, बोलने पे दर्द होता है, रेस्टिंग पेन होता है? थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिटेल बता पाएंगे आप? बस जैसे खाना खाता हूँ उस टाइम दर्द होता है। अच्छा, और तो दर्द नहीं होता। हाँ जी। ओके। हाँ जी। एसिडिटी की समस्या है आपको? कभी नहीं, गैस की कोई प्रॉब्लम खट्टी डकारें आना? कोई नहीं, बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही खट्टी चीज, ना कोई गैस। कोई चोट तो नहीं लगी थी आपको गले में? नहीं, कोई भी चीज नहीं लगी। अच्छा, तो आपने कौन सी दवा ली थी अभी लास्ट टाइम? ये एग्वामेंटिन 625 mg टैबलेट ली थी 3 दिन। तो ये आपने सिर्फ 3 दिन का कोर्स लिया था जहाँ तक देखा गया है। तो ये जो एक बार तो ठीक हो गया था, दोबारा फिर होता क्या है कि जब हम ओवर द काउंटर ये मेडिसिन लेते हैं एंटीबायोटिक, उसका अप्रोप्रिएट कोर्स नहीं करते हैं एंटीबायोटिक का, तो ये वापस इन्फेक्शन वापस आपको परेशान करता है। कभी भी कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लें और उनकी गाइडेंस में लें, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे सही मात्रा में तो इन्फेक्शन दोबारा आपको अफेक्ट करेगा। तो ये दवाई फिर और लेनी पड़ेगी? हाँ, तो अगर लगता है तो किसी लोकल ईएनटी डॉक्टर को दिखा लें। अगर उनको लोकल एग्जामिनेशन में उनको लगता है कि आपको इन्फेक्शन है और गले में सूजन है, इन्फेक्शन है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स लेना पड़ेगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी हाइड्रेशन सही रखिए, लूक वार्म वाटर लीजिए। एसिडिटी समटाइम्स कैन कॉज थ्रोट पेन वाइल सॉलिंग, तो उसमें कुछ मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है, इससे आपके गले का समस्या का निदान हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर आपको मिल गया होगा अश्विनी जी, क्योंकि देखिए डॉक्टर अश्विनी कुमार ने यही आपको सलाह दी है कि अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसे कंटिन्यू एक टाइम पीरियड तक आपको करना पड़ेगा, तो ही उसमें आप सुधार महसूस कर पाएंगे। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप नियर बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में आपकी प्रॉब्लम के लिए इलाज मिल सके। डॉक्टर सलील अग्रवाल का मैं एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। डॉक्टर सलील, क्योंकि अभी जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे और अभी डॉक्टर अश्विनी कुमार जी ने हमें ये बताया भी कि एंटीबायोटिक्स को लेकर भी एक टाइम पीरियड तक के लिए आपको फॉलो करना पड़ जाता है, ये कितना नेसेसरी है? क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि 1 से 2 दिन अगर कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं और उन्हें थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, पेन में उन्हें राहत मिलती है, तो वो उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं वो मेडिसिन, और फिर वो नॉर्मल अपने रूटीन में आ जाते हैं। तो क्या ये उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है या फिर नॉर्मल है? हम ये सिर्फ मरीज के लिए डेंजरस नहीं है, ये हम सबके लिए डेंजरस हो गया है। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हम ये 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का हमारे पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। लोग इतनी बेइंतहा एपिडेमिक प्रोपोर्शन में एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब नॉर्मल बैक्टीरिया भी इनको रेजिस्टेंट हो गया है। और इससे हम सारे आपके जो पैनल पे एक्सपर्ट्स हैं सब मेरे साथ वाकिफ करेंगे कि
हमें एंटीबायोटिक देना बहुत मुश्किल हो गया पेशेंट्स को। तो आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक का सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में यूज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वायरल थ्रोट इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें स्टीरॉयड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल हाइड्रेशन से एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे आपका फीवर है, पैरासीटामोल, सिंपल जो पैरासीटामोल लेके या एंटी एलर्जिक लेके मोस्टली ये बीमारी ठीक हो जाती है। सिर्फ उस कंडीशन में जहाँ पे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कि थ्रोट पेन होने लग गया या हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, या आपके हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी सीआरपी करते हैं, तो उस केस में हमको एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर सलील, मैं आपके पास लौट रही हूँ इसी जवाब को हम कंटिन्यू करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। गाजियाबाद से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, और हेलो, आपकी आवाज मिल रही है ओम प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे गले में बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ हमेशा 2-3 महीने से कान तक जो है मिर्च जैसी लगती है, और वो कंटिन्यू लगा है। कई बार डॉक्टरों से दवाई भी ली, तो वो डॉक्टरों ने 2-3 हॉस्पिटल में दवाई भी दी, तो वो उस दवाई के पीरियड में कम हो जाता था, और वो मिर्च की तरह हमेशा नाक में लगा रहता था। आजकल कुछ कम हो गया है, लेकिन अक्सर जो है गले में बाईं साइड में मिर्च जैसा और नाक तक जाता है। कभी कभी हल्का कान में भी भारीपन रहता है, मतलब बाईं साइड में, ओनली राइट साइड में नहीं रहता, बाईं साइड में। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर सलील, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। मैम, कोई भी पेन, कोई भी भारीपन अगर कान की तरफ जा रहा है तो इनको एडवाइस करना चाहिए किसी भी एंटी डॉक्टर के पास जाके गले की एंडोस्कोपी या लेरिंगोस्कोपी जिसको कहते हैं वो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गले के अंदर कोई भी जख्म होगा, कई बार उसका पेन कान की तरफ जाता है जो कि आगे बढ़कर समस्या का कारण हो सकता है। तो उसको टाइमली अगर डायग्नोस किया जाए तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे मरीजों को ओवर द काउंटर सिंपल केमिस्ट पे जाके मेडिसिन नहीं लेके खानी चाहिए। अगर कंटिन्यूसली पेन बना हुआ है जो कि कान में जा रहा है या नाक की तरफ जा रहा है या कोई गांठ बन रही है, तो उनको टाइमली ईएनटी डॉक्टर के पास जाके उसको लेरिंगोस्कोपी करवा के उसको डायग्नोस करना चाहिए, प्रॉपर्ली डायग्नोस करना चाहिए। ठीक है, तो और कमिंग बैक टू एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का बताया था, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि हमें एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का मिसयूज जो है वो कम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर आपको मिल गया होगा। और हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए थे, और डॉक्टर ने जैसे बताया कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना कीजिए, और जो आपको एक कोर्स दिया जाता है 2 से 3 दिन या 5 दिन तक का, उसका सेवन प्रॉपर उस तरीके से कीजिए, उसे बीच में ड्रॉप मत कीजिए ताकि आपको नुकसान ना देने पाए। और बहुत ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करना पड़े, इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल हम लगातार इस टॉपिक को लेकर के और आगे भी बातचीत करते रहेंगे, डॉक्टर्स का रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का टॉपिक हमने रखा है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि अगर गले में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, यानी कि आपको खाने पीने में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं अंदर कुछ घाव तो नहीं हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, या नॉर्मल वायरल है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, टॉन्सिल तो नहीं बढ़ गया है, तो ऐसे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कई बार मिसकंसेप्शंस की ओर भी हम बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लगातार डॉक्टर से ही बातचीत कर रहे हैं और इसका इलाज भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं अब डॉक्टर्स का रुख करूंगी, और डॉक्टर अमित प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अमित, क्योंकि अब तक जिस तरह हम बात कर रहे थे कि थ्रोट इन्फेक्शन को कैसे समझा जा सकता है, इसे ट्रीट कैसे किया जाए, लेकिन इसके भी अलग अलग वेरिएशंस अब तक हमने समझे हैं। खास तौर पर इस चीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में समझना चाहूँगी। इससे पहले डॉक्टर ललित ने भी इस बात का जिक्र किया था कि लोग एक्सरसाइज बहुत नहीं फॉलो करते हैं अपने डेली रूटीन में, और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो नॉर्मल बॉडी एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन उन्हें गले के लिए क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे करें तो थ्रोट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा? देखिए, गले की एक्सरसाइज जो जरूरी है, एक तो लेफ्टाइटिस है, आवाज में चेंज आती हैं, तो उसके लिए है क्या कि लोगों को धीरे स्पीच में बात करनी होगी, माइक की यूज करनी होगी, और एग्जैजरेट नहीं करना, जबरदस्ती खांसी कर रहे हैं, ये सब चीजों को अवॉइड करना होगा। तो इस तरह का ये करना पड़ेगा। और गार्गल बहुत जरूरी है। अगर आप मॉर्निंग में और इवनिंग तरफ पानी से गार्गल करते हैं, डाल के कभी डाल के, इससे भी आपको काफी अच्छी रहेगी।
ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। चंद्रपाल जी हमारे साथ एक कॉलर फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। चंद्रपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरे को ना मेरे किसी भी कोई स्मेल को सूंघने के बाद मेरे गले में तुरंत जो है इन्फेक्शन हो जाता है। चंद्रपाल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रिपीट कीजिएगा कि आपने क्या बताया कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी तरह की कोई परफ्यूम हो, कोई डीओ हो, कोई किसी भी तरह की कोई भी स्मेल हो, जी। उसको सूंघने के बाद मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे छींके आने लग जाती हैं, बहुत रनिंग होने लग जाता है। ठीक है। तो इस तरह की मेरे को बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है और ये 4-5 दिन दवाई लेने के बाद ही जाके दोबारा ठीक होता है। लेकिन बड़ी ही जल्दी दोबारा मेरे को कभी परफ्यूम की स्मेल मेरे नाक में आ गई तो फिर दोबारा वही दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ कॉल पे बने रहिएगा। डॉक्टर ललित, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। एक्चुअली इनको जैसे इनके कहने से समझ में आ रहा है कि किसी भी स्मेल से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। स्मेल से प्रॉब्लम डेफिनेटली ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है जो कि उस पर्टिकुलर स्मेल से एक एलर्जिक रिएक्शन इनिशियली सेटल होता है, जिसमें कि स्नीजिंग, मतलब नाक से छींक आना और नाक से पानी बहना, गले में कफिंग, इरिटेशंस वगैरह ये हो सकता है। तो इसके लिए इनिशियली सीधे आपको किसी एंटीबायोटिक्स वगैरह पे जंप नहीं करना है। आप कोई एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, गार्गिल कर सकते हैं। और अगर ये बार बार होता है तो उस चीज़ से आपको पर्टिकुलरली अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो उसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आपको किसी स्मेल से या पर्टिकुलर किसी परफ्यूम वगैरह से प्रॉब्लम हो रही है तो जितना हो सके उन चीज़ों को अवॉइड करें और स्मेल या इस तरह के इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा के रखें, तभी इससे निजात पाई जा सकती है। तो होप सो चंद्रपाल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सुरेंद्र जी, आवाज़ मिल रही है आपकी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। ऐसा है, मेरा तकरीबन 10-15 दिन से गला जो है ना बहुत ज्यादा दुख रहा है और मुंह में भी ऐसा है जैसे कोई मिर्ची लगी हुई हो, कोई चीज गर्म ठंडी खाता हो ना, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बहुत हुई है। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। सुरेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर अश्विनी कुमार जी देंगे। डॉक्टर अश्विनी, 10-15 दिनों की हिस्ट्री है इनकी, गले में दर्द होता है, मिर्ची लगती है, तो हमें इनका गले का लोकल एग्जामिनेशन करके ये पता लगाना पड़ेगा कि कोई अल्सर्स तो नहीं हो गए हैं, मुंह के छाले तो नहीं हो गए जिसके कारण सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और लोकल अगर कहीं स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। समटाइम्स टॉन्सिल्स के इन्फेक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं, फीवर भी आती है जिसमें गला मुंह खोलने में भी दिक्कत आती है, दर्द होता है, खाने पीने में भी दिक्कत आती है। तो उसका एक प्रॉपर इलाज चेकअप होना चाहिए और उसके तहत दवाई देनी पड़ती है। अगर आपकी कोई हिस्ट्री रही है गुटखा की, पान चुविंग की, खैनी तंबाकू खाने की, तो वो इरिटेंट को हटाना पड़ता है। और अपने खान पान में ज़्यादातर हम फल का सेवन करें जिसमें कि गाजर, टमाटर, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन जो होते हैं जो कि छालों को बनने में मदद करते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी जो लोकल घरेलू उपचार से भी आपकी ये जख्म ठीक हो सकता है। अगर नहीं फिर भी ठीक होता है, सेटल डाउन होता है, तो यू शुड सी लोकल ENT सर्जन और ENT फिजिशियन नियर बाय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अच्छा डॉक्टर ललित, मैं एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले हम इस बात को लेकर डिस्कस भी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में रहता है कि ठीक है हम खुद से डॉक्टर बन करके खुद का इलाज क्यों ना कर ले। इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगी कि हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा कि करना कितना ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। कई बार पास ऑन होती हैं ये इन्फॉर्मेशंस कि हमने ये दवाई खाई थी, हमें भी दिक्कत हुई थी, आप भी ये खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। ये कितना उचित है, कितना सही है? जनरली हम लोग पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं कि जितना हो सके कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। अगर आपको कोई छींकें आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, तो आप कोई एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, गार्गिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के या बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो उससे एक रेजिस्टेंस का बहुत मेजर खतरा है जो कि आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई सुपर बग तैयार हो जाए इसी रिपीटेड एंटीबायोटिक्स के अनऑथराइज यूज़ की वजह से, जिसको कि हम ट्रीट करना मतलब एक लॉन्ग रन में मुश्किल हो जाए।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। गार्गिल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ वगैरह हैं, कावा है, ये जुसांदा वगैरह लोग लेते हैं, वो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जो कि ओवर द काउंटर आप लेना चाहें ले सकते हैं, जो कि एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, बट एंटीबायोटिक को जितना हो सके अवॉइड करें। तो जब एंटीबायोटिक्स की बात आती है तो डॉक्टर्स भी खुद आपको ये कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर से उसे मालूम किए, यानी कि क्या ये दवाई आपको सूट कर रही है, नहीं कर रही है, आपके लिए सही है या नहीं है, ये बिना जाने समझे डॉक्टर से बिना बातचीत किए आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने अनुसार ना लीजिए। कोशिश कीजिए, घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं, लेकिन उसे भी बहुत हद तक ना करें, डॉक्टर के पास जरूर जाए। डॉक्टर सलील अग्रवाल का मैं रुक करूंगी, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से, महेश जी। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। मैडम ऐसा है, वो जब भी ये नाक से कोई वो निकलता है तो मुंह के रास्ते निकलता है, नाक से बाहर नहीं आता, जैसे सिंगाड़ बोलते हैं, तो वो मुंह से निकलता है, खांसने से मुंह पे निकलता है, नाक से नहीं निकलता है। आप कफ की बात करें, ठीक है। महेश जी, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर सलील अग्रवाल जी से ही मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। डॉक्टर सलील, अगर इनको जो भी प्रॉब्लम मुंह से हो रही है, नाक इनका बंद है, तो मोस्ट लिकली हो सकता है कोई नाक के अंदर हड्डी टेढ़ी हो, या कोई साइनस की वजह से रेशा इकट्ठा हो रखा हो सकता है, या कोई पॉलिप बने हो सकते हैं, जो कि इनको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, नाक ब्लॉक हो रहा है इनका, और जिसकी वजह से ये मुंह से ज़्यादा सांस ले रहे हैं या मुंह से ही थूक रहे हैं। तो इनको पूछना होगा कि इनको नाक से सांस लेने में दिक्कत तो नहीं महसूस करते हैं ये कोई, क्योंकि अगर कोई नाक से सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो नाक का एक्सरे या नाक का सीटी स्कैन किया जा सकता है, या नेजल एंडोस्कोपी होती है, वो भी हम करके देख सकते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस केस में कब गले में गिरता डॉक्टर सलील, महेश जी कॉल पर बने हुए हैं, आप चाहे तो हैं। उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। सर, आपको नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है क्या? नहीं, दिक्कत तो सर कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या कफ गले में गिरता रहता है हर वक्त आपके? नाक से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं नाक से सांस लेने में। तो इनको एनीवेज वो नाक का एग्जामिनेशन चाहिए, या नाक का सीटी स्कैन या एक्सरे चाहिए, जिससे हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो कफ गले में गिर रहा है तो हो सकता है साइनसाइटिस हो, जो कि लेटने पे भी गले में गिरने लगता है। और दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम रिफ्लक्स की होती है, अगर पेट का तेजाब एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, जो भी पीछे गले को इरिटेट करता रहता है, और वो कफ की तरह ही महसूस होता है इस पेशेंट को। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे महेश जी कि देखिए डॉक्टर का यही सजेशन है कि आप सबसे पहले तो आप अपने नाक का सीटी स्कैन ज़रूर करवाइए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं आपको साइनस की समस्या तो नहीं है, या फिर कोई नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम जो नाक से रिलेटेड, क्योंकि आपने कहा कि म्यूकस जो आपको आता है, जो कफ आता है, वो गले से ही पास ऑन हो रहा है, नाक से नहीं। तो ऐसे में आपके नाक की एक्सरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स को। उसके बाद आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भी ज़रूर जाइएगा। बहरहाल डॉक्टर सलील से तो हमने जाना, लेकिन अब डॉक्टर अमित का भी हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर अमित, क्योंकि देखिए अब तक जिस तरीके से हम डिस्कशंस कर रहे थे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इलाज और हम करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैसे समझा जा सके कि किस समय पर हमें डॉक्टर विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम खुद से कोई नॉर्मल या तो पेन किलर लेकर के, कोई एंटीबायोटिक लेकर के उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। 1 से 2 दिन में जब नॉर्मल हो जाता है, राहत मिल जाती है, हम इसे अवॉइड कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। तो वो ट्रिगर पॉइंट मैं समझना चाहूँगी जब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना मस्ट हो जाता है। देखिए, तो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, अगर आप नॉर्मल सर्दी खांसी हो रही है और 4-5 दिन तक और आपने कोई ओवर द काउंटर दवा ले लिया और तो ये लगता है कि नॉर्मल, बट अगर इट इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, अगर 2 वीक तक अगर आप परसिस्टेंटली रह रहे हैं, आपकी बुखार आपको आ रहा है और अगर दवा खाने के बाद भी कम हो जा रहा है, फिर दोबारा और आवाज़ में हो रहे हैं, और इसके अलावा आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है लंबे समय, तो आई थिंक यू डेफिनेटली विजिट द डॉक्टर, और आपको चेकअप की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंडोस्कोपी है, मेडिकल एग्जामिनेशन करके
ठीक है डॉक्टर अमित एक कॉलर है आपके लिए। राजेंद्र जी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है मुझे पिछले 2-3 महीनों से, हेलो आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 महीनों से मेरा नाक बंद है। मैं अभी नेजल ड्रॉप्स भी डाल रहा हूँ उसमें, नेजियोविजन, लेकिन बस उस समय थोड़ा सा आराम लगता है, फिर हो जाता है। और कभी कोई नाक में खून, वो म्यूकस के साथ खून भी निकलता है। ठीक है डॉक्टर अमित जी, ये नेजल ब्लॉक हो रहा है एलर्जिक राइनाइटिस के कारण से है। दूसरा कि लोकल एग्जाम करने पे हो सकता है उनको डिवेटेड नेजल सेप्टम, तो इसके कारण से पर, लेकिन सबसे गलत चीज कर रहे हैं आप, ये आप जाइलोमेटाजोल डाल रहे हैं और लंबे समय तक। ये ड्रॉप आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप 5 डेज 7 डेज तक करते हैं मैक्सिमम। उसके बाद अगर आप तक इसकी आदी हो जाएंगे तो रिबाउंड फिनोमेनन, इससे और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आप दवा को पहले तो बंद करते हैं और लोकल ENT दिखाएं, और आपको शायद सेप्टम होगा, एलर्जिक राइनाइटिस होगा, और जब होते हैं आप झाड़ेंगे होते हैं वो रिमूव होने के कारण से ब्लीडिंग होने की भी, तो आप अभी ये ड्रॉप्स को बंद करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब राजेंद्र जी मिल गया होगा। नियर बाय ENT स्पेशलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। जो ड्रॉप्स है फिलहाल के लिए उसे बंद कर दीजिए। पहले आपको चेकअप करवाने की प्रॉपर ज़रूरत है कि क्या आप वाकई ठीक नेजल ड्रॉप ले रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं, तो ENT स्पेशलिस्ट को विजिट कीजिए, उसके बाद ही कोई उपाय आप कीजिएगा। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं प्रयागराज से। बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपकी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। वो मेरे ना गले में जैसे दर्द रहता है और दांत में जबड़ों में जैसे अजीब सा लगता है, और गले में दोनों तरफ जैसे दर्द सा। ठीक है, आपको यानी खाने पीने में भी दिक्कतें महसूस होती है, बात करते वक्त भी दिक्कत महसूस होती है, ऐसा कुछ भी है? बात करने में जैसे कि आवाज थोड़ा वो होती है, मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर ललित, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूंगी। क्या आपके दांतों में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है? आप मेरा सुनीता जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो डॉक्टर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, दांत में कीड़े लगे हैं। तो कई बार जब हमारे दांतों में कीड़े लगे होते हैं तो वो गले में एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करते हैं। आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक बार वो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जब तक आप हटाएंगे नहीं, आप उसके डेंटल इश्यूज़ को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, डेंटल इन्फेक्शन उसमें बना रहेगा, वो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन करता रहेगा। तो जब तक आप दांत की पूरी तरह से फिलिंग कराइए, RCT कराइए, उसको इन्फेक्शन फ्री कराइए, तभी आप गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो पाएगा, क्योंकि वो एक कंटिन्यूसली बना हुआ है जिससे कि आपको ठीक दवाएं लेने के बावजूद भी आपका गले का दर्द जा नहीं रहा है। हाँ, वो सूजन भी नहीं जा रही है और जिससे दर्द भी है। हाँ, तो आप दांत का ट्रीटमेंट भी साइमल्टेनियसली कराइए, तभी ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो पाएगी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सुनीता जी, आप ये एक बार कोशिश करवा लीजिए। आप पहले डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, दांतों का ट्रीटमेंट करवाइए, और उसके बाद भी अगर समस्या नहीं सुलझती है तो ENT स्पेशलिस्ट के पास आप ज़रूर जाएं। डॉक्टर ललित, क्योंकि आपने जिस तरीके से सजेस्ट किया कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग समस्याओं की वजह से भी गले में दिक्कतें होती है, तो ये इस बात को भी मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए भी, कि ये जो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं फीवर की वजह से तो नहीं है, कहीं टॉन्सिल की वजह से तो नहीं है, और आपने अभी बताया कि दांतों की वजह से भी कई बार हमें वो फील होता है कि हमारे गर्दन तक भी वो दर्द पहुंच रहा है, गले के भीतर भी वो दर्द पहुंच रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है, और ये हम समझ कैसे पाएंगे कि हमें थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी है? एक्चुअली गले का दर्द होना अपने आप में बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। ये बहुत सारी बीमारियों की वजह से हो सकता है। ये गले में टॉन्सिल के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये हमारे फेरिंग्स के फेरिंजाइटिस के होने की वजह से भी हो सकता है, हमारे थ्रोट में कोई टंग में अल्सर है उसकी वजह से भी हो सकता है, हमारी बक्कल म्यूकोसा, गाल की म्यूकोसा के अंदर अल्सर है उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार सराउंडिंग जैसे हमारे साइनस वगैरह में इन्फेक्शन होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप आती है, वहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है, एडिनॉइड से आ सकता है, लैरिंग्स भी एक सराउंडिंग है, अगर वो लैरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ से भी इन्फेक्शन वगैरह मतलब पेन आ सकता है। तो पेन थ्रोट में रेफर्ड हो सकता है इधर उधर से,
तो जब तक कि हम पूरी तरह से थ्रोट एग्जामिन नहीं करेंगे, किसी ईएनटी सर्जन के पास आप नहीं जाएंगे, उसको दिखाएंगे नहीं, तो क्या डेंटल का पेन है या साइनस का पेन है या टॉन्सिल का पेन है या कोई लैरिंजियल प्रॉब्लम है, आवाज़ के स्वर पेटी की वजह से प्रॉब्लम है, तब तक हम एक नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। सर, किस इसमें वजह छोटी से? सी और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। सवाल ये है कि आपने कहा कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट है का, तो यानी कि क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमें किसी जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? एक्चुअली जनरल फिजिशियन एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दे देंगे, डेफिनेटली दे देंगे, बट जब तक कि हम थ्रोट एग्जामिनेशन नहीं करेंगे कि उसके प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, टॉन्सिल्स में है या टॉन्सिल के नीचे प्रॉब्लम है, वो एक ईएनटी सर्जन ही प्रॉपर ईएनटी एग्जामिनेशन करके डिसाइड कर पाएगा कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कई बार उसको नेजल एंडोस्कोपी या लैरिंजियल एंडोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक जनरल फिजिशियन के साथ ये चीज़ मुमकिन नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर अश्विनी का भी मैं रुक करूंगी। डॉक्टर अश्विनी, हमने अक्सर ये भी कई लोगों से शिकायतें सुनी हैं कि लोगों की खांसी बहुत लंबे समय से है, एक नॉर्मल वायरल फीवर हुआ उन्हें और उसके बाद से वो खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, किसी को ड्राई कफ की दिक्कत हो रही है, किसी को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है कि उन्हें कई बार ब्लीडिंग तक हो जा रही है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में हम समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है और ये किस चीज़ के लिए, क्या किसी अलग बीमारी के लिए भी ट्रिगर पॉइंट होता है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अभी आज के परिवेश में हम देखेंगे कि हम बातें कर रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शन की, वायरल इन्फेक्शन की, तो जब वायरस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी वायरस, सो दीज ऑल वायरसेस अफेक्ट थ्रू आउट द लाइनिंग फ्रॉम जो नोज से लेके गले तक सारे एपिथेलियम में अफेक्ट करते हैं एंड कैन कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम सिम्टम्स आते हैं हमारे। तो होता क्या है कि जब ये स्टार्ट्स होती है इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन अगर कंट्रोल हो जाता है तो वी रिकवर नाइसली, अगर नहीं होता है देन इट लीड्स टू इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन नहीं ठीक होता है 3 से 5 दिन के बाद तक, देन वी शुड थिंक ऑफ टेकिंग सम हेल्प ऑफ सम ईएनटी कंसल्टेंट और जनरल फिजिशियन, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। सिंपल अपना हाइड्रेशन रख के, स्टीम लेके हम इन सब चीज़ों का ठीक कर सकते हैं। पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस जो हम बात करते हैं, वो खांसी रह जाती है बहुत समय तक। इस केस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। अगर सिंपल हम स्टीम लेंगे, नेबुलाइजेशन करेंगे, बच्चों में देखा गया है कि खांसी ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिव कॉफ नहीं होता है, ड्राई कॉफ आता है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन। इफ़ वी कंट्रोल द इरिटेशन, सम सूदनर्स ले लिया हमने, मुलेठी का ले लिया, हनी ले ली, जिससे कारण हमारा सूदिंग हो जाता है, तो हमारी खांसी ठीक हो जाती है। खांसी परसिस्ट करती है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विथ फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सैचुरेशन कम हो रहा है, उस केस में हमें पीडियाट्रिशियन के पास या चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना चाहिए देखने के लिए कि लंग्स में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, लोकल कॉज तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो खांसी स्पूटम के साथ आती है तो लंग्स इन्फेक्शन के कारण होती है। जब निमोनिया का पिक्चर ले लेता है, जो खांसी सेटल डाउन नहीं होती है, उस केस में प्रॉपर इवैल्यूएशन होना जरूरी होता है। डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, विपुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टाइम से कानों में आवाज आती है झुंगर जैसी, और जिससे कि बड़ा परेशानी होती है। और बाकी इससे पहले एक बार थोड़ा जुकाम हुआ था और एक बार कभी गलत पोज में बैठ के कंप्यूटर भी किया था। तो ये मसल्स के कारण है या कान के इन्फेक्शन का कैसा है? ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा विपुल जी। डॉक्टर अश्विनी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगी। कानों में जो आज सीटियाँ बजती हैं, झिंगूर की आवाज़ आती है, इस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म में टिनाइटस बोलते हैं। बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट ऑफ हियरिंग लॉस है। तो अगर जो हमारे कान की जो सुनने की क्षमता कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड गेटिंग कलेक्टेड बिहाइंड द ईयर, जैसे बताया इन्होंने कि पानी जमा हो जाता है, तो हमारी हियरिंग कम होने के कारण इससे बाई प्रोडक्ट एबनॉर्मल आवाज़ आती है, इसको हम टिनाइटस बोलते हैं। अगर हम इस कंडीशन को ठीक करेंगे तो हो सकता है कि टिनाइटस ठीक हो सकती है। टिनाइटस एज पर से इसका कोई दवाई नहीं आता है, हमें कारण पता करना पड़ता है कि क्यों हो रही है टिनाइटस बाय गेटिंग हियरिंग टेस्ट डन, जिसको हम लोग ऑडियोमेट्री बोलते हैं, और एक हमारा टिम्पैनोमेट्री भी करते हैं पता लगाने के लिए कि फ्लूइड है कि नहीं कान के पर्दे के पीछे। तो ये 2 टेस्ट के कारण पता लगाने के बाद
हम इनकी बीमारी का पता लगाने के बाद हम इनको प्रॉपर सलाह दे पाएंगे कि क्या किया जा सकता है आगे चलकर टिनाइटस के लिए। टिनाइटस में जितना इस आवाज़ पे ध्यान देंगे उतना आवाज़ ये तेज़ हो जाएगी, जितना हम शांति में बैठेंगे उतना आवाज़ ये हमें ज़्यादा परेशान करेंगे, और स्ट्रेस लेंगे तो ये आवाज़ और तेज़ हो जाती है। तो अगर हम 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे कि इस पे ध्यान ना दें, शांति में ना बैठें और स्ट्रेस ना लें, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम टिनाइटस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा विपुल जी। आप ऑडियो टेस्ट करवा लीजिए, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है 2 तरीके के टेस्ट, वो दोनों टेस्ट ज़रूर करवाइए ताकि ये पता चल पाए कि आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से लेना है, किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। इस बीच हमारे साथ कानपुर से विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कॉलर। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, हमको बच्चे के विषय जानकारी थोड़ी दीजिए एंटी स्पेशलिस्ट से। जी, हमारे लड़के के 4 साल से गले में सूजन है। ठीक है, आप मैडम कम से कम 25 जगह दिखा चुके, MRI सब कुछ करा चुके, ना सूजन जाती ना कुछ जाती है। ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा, डॉक्टर आपसे बीच में सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर सलील अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सलील, आपसे सवाल का जवाब चाहूंगी। ये मैं जानना चाहूंगा इनसे, ये सूजन गले के बाहर है या गले के अंदर है? ये सर गले के बाहर है। बता पाए? ये राइट साइड में गले के सूजन बाहर है, कान के नीचे से। आपने कभी गले का अल्ट्रासाउंड हुआ है क्या कभी आपका? अल्ट्रासाउंड, MRI, पता नहीं सर कहाँ PGI वगैरह सब जगह दिखा चुके, लेकिन समझ में नहीं आता क्या है उसमें, कुछ निकलता भी नहीं है। FNSC भी कई बार हो चुकी, 3-4 बार। सूजन पड़ने कभी खांसी गले में सूजन अगर है, गले के बाहर सूजन है तो थायराइड हो सकता है, थायराइड की गांठ हो सकती है, या कोई लिम्फ नोड होंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में, CT स्कैन में ये थायराइड के बारे में या किसी लिम्फ नोड के बारे में वो कह रहे हैं कि नॉर्मल है, फिर उसके बारे में कुछ चिंता करने का विषय नहीं है। अगर थायराइड बड़ा हुआ है या कोई लिम्फ नोड बड़े हुए हैं तो उसका आगे हम इन्वेस्टिगेशन करके, या FNSC होता है जो उसमें एक छोटी सी सुई लग के टेस्ट किया जा सकता है। FNSC 3 बार हुआ, लेकिन कोई 3 बार FNSC हो चुकी इसकी, तो उसमें कुछ नहीं आया ना? कुछ नहीं आया सर, कोई कैंसराइज गांठ नहीं। फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। और अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है और CT MRI नॉर्मल है, बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, तो फिर जो बच्चों की कुछ बीमारियां होती है, ब्रेंकियल सिस्ट टाइप रहता है, शायद मे भी वो हो सकता है, बट वो जनरली अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन पिक कर लेता है उसको। तो अगर कोई बच्चे को कोई खाने पीने में दिक्कत नहीं है, कोई बुखार नहीं आ रहा, कोई दर्द नहीं है और कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक गांठ नहीं है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे विनोद जी सवाल का जवाब मिला होगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि एक बार फिर भी अपने बच्चे को किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर लेकर के जाए, ताकि वो करीब से उसे मॉनिटर कर पाए, वो सजेस्ट कर पाए कि क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या आपको और आगे कदम उठाना है, क्या नहीं, ये हानिकारक है या नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहना है कि अगर उस बच्चे को समस्या नहीं हो रही है, किसी चीज़ में दर्द तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके, ये प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप नियर बाई डॉक्टर के पास ज़रूर एक बार विजिट करवा लीजिएगा। बहरहाल हमारे पास क्योंकि आज समय का थोड़ा सा और अभाव हो गया है, सवाल अभी भी बहुत सारे रह गए थे जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इसे हम कंटिन्यू करने की कोशिश ज़रूर करेंगे फिर किसी एपिसोड में। आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ललित वर्मा जी ENT स्पेशलिस्ट जुड़े, डॉक्टर अश्विनी कुमार जी ENT स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से, डॉक्टर सलील अग्रवाल जी ENT एक्सपर्ट, और डॉक्टर अमित प्रकाश भी ENT एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए। और हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।